हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में रासायनिक संयोग के नियमों को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, टाइम न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं रासायनिक संयोग के जो सभी नियम हैं उनको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके रासायनिक संयोग के नियम हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। दूसरा है आपका स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तीसरा स्टूडेंट आपका गुणित अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और अगला है स्टूडेंट आपका चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, यानी कि व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। तो आइए स्टूडेंट एक एक करके इन सभी नियमों को हम समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला है आपका द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखते स्टूडेंट ये क्या होता है। इस नियम को सर्वप्रथम रशियन वैज्ञानिक लोमोनोसॉव ने प्रतिपादित किया था। मतलब कि इस नियम को सर्वप्रथम जो है एक रशियन के वैज्ञानिक थे, कौन, लोमोनोसॉव, इन्होंने प्रतिपादित किया था। बाद में लेवोसिये ने इस नियम की पुष्टि की। ठीक है स्टूडेंट, मतलब बाद में एक साइंटिस्ट आए लेवोसिये, उन्होंने इस नियम की पुष्टि की थी। अब देखते हैं स्टूडेंट ये नियम क्या कहता है। आगे है, इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब स्टूडेंट, जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो कहता है कि जो आपका द्रव्य है वो अविनाशी है। मतलब कि उसे द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न मतलब ना बना ही सकते हैं और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर से देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो कहता है कि द्रव्य आपका अविनाशी है, अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। अर्थात किसी रासायनिक अपक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी, यानी कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में परिवर्तन के बाद भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना कि अपक्रिया से पूर्व था। मतलब इसका कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जो आपका द्रव्य है, मतलब कि जब द्रव्य कोई रासायनिक अपक्रिया कर रहा है, ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया करने के बाद उस द्रव्य में परिवर्तन होता है, ये आपको पता है। तो स्टूडेंट, रासायनिक अपक्रिया के पहले द्रव्य का जो द्रव्यमान था, ठीक है, वही द्रव्यमान जब रासायनिक अपक्रिया हो जाएगा तो उससे जो उस रासायनिक अपक्रिया के बाद जो उत्पाद बनेगा, उस उत्पाद का भी जो द्रव्यमान है वो उतना ही होगा जितना कि अभिकारक द्रव्य का था। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि अभिकारक जो द्रव्य था उसका जो द्रव्यमान था वही द्रव्यमान जो उत्पाद द्रव्य है उसका भी वही द्रव्यमान होगा, दोनों का द्रव्यमान समान होता है। ये कहता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस उदाहरण में समझते हैं स्टूडेंट, देखिए AgNO3 प्लस NaCl है, ठीक है, तो ये इन दोनों का जो है जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान जो इसका उत्पाद बना है AgCl प्लस NaNO3, इसका भी द्रव्यमान उतना ही होगा। आगे देखते हैं, क्रिया से पहले AgNO3 तथा NaCl का संयुक्त द्रव्यमान जो है वो क्रिया के पश्चात जो आपको AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड तथा NaNO3 के संयुक्त द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, मतलब क्या लिखा है देखिए कि आप क्रिया से पहले जो आपका AgNO3 और NaCl है, इसका संयुक्त जो कुल जो द्रव्यमान है क्रिया के बाद जो आपको AgCl और NO3 प्राप्त हो रहा है उसके संयुक्त यानी उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ये कहता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम अगला देखते हैं आपका स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपका स्थिर अनुपात का नियम है यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये क्या कहता है देखते हैं। यह नियम फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, मतलब इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, कि प्राउस्ट थे, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। इस नियम के अनुसार अब देखते हैं ये नियम क्या कहता है। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, ठीक है, चाहे वह किसी भी विधि या किसी भी परिस्थिति में या किसी भी स्थान पर बनाया जाए, तो उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। ध्यान से समझिए स्टूडेंट, बहुत सरल है। ये क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है आपका स्थिर अनुपात का नियम कि अगर आप, ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई भी रासायनिक यौगिक में, चाहे वो रासायनिक यौगिक किसी भी विधि द्वारा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर बनाया जाए, ठीक है स्टूडेंट, तो उस यौगिक में जो उपस्थित तत्वों का जो द्रव्यमान है वो सदैव एक निश्चित अनुपात में ही मिलेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, ये कहता है आपका स्थिर अनुपात का नियम। फिर से सुनिए, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है।
ये नियम कहता है कि अगर कोई भी रासायनिक यौगिक है, उस यौगिक को आप किसी भी विधि से, किसी भी नियम, किसी भी स्थिति, कैसे भी आप बनाओ या कहीं से भी आप प्राप्त करिए, तो उस जो यौगिक का जो तत्व है, उस तत्व का जो द्रव्यमान है, ठीक है स्टूडेंट, वो एक निश्चित अनुपात में रहता है हमेशा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरण है इसका जल, जैसे आप कहोगे, यानी कि H2O। अब देखते हैं इसमें H2O जो है स्टूडेंट, ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना यौगिक है। ठीक है, H2O में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना यौगिक है आपका H2O। यह नदी, समुद्र, कुएं, वर्षा या किसी भी रासायनिक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि जल में सदैव हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में सदैव संयोग करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। कहने का मतलब जो आपका जल है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना यौगिक है। फिर आप इस जल को आप नदी, तालाब, समुद्र, कुएं, वर्षा या किसी भी रासायनिक विधि से कैसे भी आप बना रहे हो जल को, तो जल का जब आप विश्लेषण करोगे, उसमें आप उसके बारे में अध्ययन करोगे गहराई से, तो आपको पता चलेगा कि उस जल में सदैव हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है स्टूडेंट, वो सदैव 1:8 के अनुपात में आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये है आप कहता है आपका स्थिर अनुपात का नियम। तो आई होप आपको स्थिर अनुपात का नियम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट गुणित अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। ये है गुणित अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखिए स्टूडेंट, इस नियम को सन 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है स्टूडेंट, गुणित अनुपात के नियम को 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार, ठीक है स्टूडेंट, जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, गुणित अनुपात का नियम क्या कह रहा है कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की समान द्रव्यमान, ठीक है, एक तत्व की समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर से एक बार देखिए कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाती हैं, ठीक है, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में, ठीक है, एक सरल गुणित अनुपात होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप कंफ्यूज मत होइए, अभी इसका आपको हम उदाहरण बता रहे हैं, तब आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका उदाहरण समझते हैं। इसका उदाहरण है स्टूडेंट, कार्बन तथा ऑक्सीजन जो है ये परस्पर संयोग करके 2 यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके 2 जो है कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये परस्पर संयोग करके 2 यौगिक बनाते हैं, या तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अर्थात इनमें जो कार्बन की निश्चित मात्रा होगी, मतलब कार्बन का जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा इसका जो है 12 होता है। ठीक है स्टूडेंट, कार्बन का जो द्रव्यमान है वो हमेशा 12 होता है, यानी कि 12 ग्राम से संयोग करने वाले ऑक्सीजन को का जो द्रव्यमान है, मतलब कि CO में जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो सदैव एक सरल अनुपात में होगा। यही कहता है आपका गुणित अनुपात का नियम। फिर समझिए स्टूडेंट, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर 2 यौगिक बना सकते हैं, एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का जो द्रव्यमान का जो होगा वो हमेशा निश्चित होगा, मतलब 12 ग्राम ही होगा। लेकिन जो आपका ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में, इनमें क्या होगा, एक सरल अनुपात में होंगे। जैसे इसमें आपने देखा ना क्या कि संयोग करने वाले ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्रमशः 16 तथा 32 ग्राम है। यहाँ पे इसका द्रव्यमान 16 है, यहाँ पे इसका द्रव्यमान 32 है। तो ऑक्सीजन की यह मात्रा लगभग 1:2 के सरल अनुपात में है। तो 16-32 को हम 1:2 के सरल अनुपात में लिख सकते हैं। ये कहता है आपका गुणित अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और ये क्वेश्चन आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है।
देखिए स्टूडेंट, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये क्या होता है? इस नियम को 1792 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है स्टूडेंट, एक जर्मन के वैज्ञानिक थे रिक्टर, इन्होंने 1792 ईस्वी में व्युत्क्रम यानी कि तुल्य अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। अब इस नियम के अनुसार स्टूडेंट, जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग, ध्यान समझिए स्टूडेंट, कह रहा है कि जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ध्यान समझिए स्टूडेंट, जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ठीक है, अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वे उसी अनुपात में, सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं जिसमें वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझिए, कह रहा है कि जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ठीक है, दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, ठीक है, अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वे उसी अनुपात में, सरल गुणित अनुपात में भी संयोग करते हैं जिसमें वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका उदाहरण आपको समझाते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन से संयोग करके मीथेन तथा ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि जो आपका हाइड्रोजन है वो कार्बन से संयोग करके आपका, सॉरी यहाँ पे कार्बन आप लिख सकती हैं, ठीक है, तो कि सी को आप कार्बन बोलते हैं ना, मतलब कार्बन को आप सी से लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन से कार्बन, मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से संयोग करके, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे सी ना लिखे, आप यहाँ पे कार्बन लिखिएगा, ठीक है, कॉमा लगा के यहाँ पे कार्बन कर दीजिए तो आपका सही रहेगा। मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से संयोग करके मीथेन तथा ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इतना आपको पता है। इन यौगिकों में कार्बन के निश्चित द्रव्यमान अर्थात 12 ग्राम से संयोग करनी हाइड्रोजन, मतलब 12 ग्राम से संयोग करके हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमानों में 4:32 या इसी को स्टूडेंट आप 1:8 का अनुपात भी लिख सकते हो। ठीक है, तो द्रव्यमानों में 4:32 या 1:8 का अनुपात है। अतः जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाते हैं तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझिए, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से संयोग करके मीथेन तथा ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब कि जो आपका हाइड्रोजन है वो कार्बन से संयोग करके मीथेन बनाता है तथा ऑक्सीजन से संयोग करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इतना आपको पता है। इन यौगिकों में कार्बन के निश्चित द्रव्यमान अर्थात 12 ग्राम, भाई यहाँ पे भी आपका कार्बन का जो द्रव्यमान वो भी 12 होगा, मीथेन के साथ भी कार्बन का द्रव्यमान 12 होगा, और जो अब ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो इसमें भी जो है वो कार्बन का जो द्रव्यमान है वो भी 12 होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कार्बन के निश्चित द्रव्यमान अर्थात 12 ग्राम से संयोग करके हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमानों में जो है वो 4:32 या इसी को आप 1:8 का अनुपात भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 4:32 या 1:8 का अनुपात है। अतः जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाते हैं, ठीक है, उसमें मतलब कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये संयोग करके जल बनाती हैं तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जो है वो 1:8 के अनुपात में होती हैं। यही कहता है आपका व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। तो आई होप स्टूडेंट आपको रासायनिक संयोग के जो नियम हैं, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम, उसके बाद स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, ये सभी कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको अगर हमारी वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।